जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पार्ट 3 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट द मजलिस शोरा पार्लियामेंट। ठीक है, जो कि किसके बारे में है? पार्लियामेंट के बारे में। अच्छा, इसमें अब हमने क्या क्या डिस्कस करना है? इसमें हमने पार्लियामेंट को डिस्कस करना है। अब पार्लियामेंट, मजलिस शोरा पार्लियामेंट क्या होती है? आर्टिकल नंबर 50 हमें इसके बारे में बताता है कि पार्लियामेंट क्या होती है। देयर शैल बी अ मजलिस शोरा ऑफ द पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक तो आ जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड टू हाउसेस। ठीक है, वो टू हाउसेस कौन कौन से हैं? नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ठीक है, ये मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल नंबर 51 है, आर्टिकल नंबर 51 जो है ये डील करता है नेशनल असेंबली से। ठीक है, नेशनल असेंबली से ये डील करता है। देयर शैल बी 336। ठीक है, टोटल कितनी सीट्स है नेशनल असेंबली की? देयर शैल बी 336 seats for the members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims। अब ये जो 336 सीट्स है ना, इसमें जो है सीट्स वुमेन के लिए भी हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हैं। वैसे तो इसमें से जो थ्री जो जनरल सीट्स मिला लें, ठीक है, जो जनरल सीट्स हैं और उसमें हम मिला लें वुमेन्स की सीट। अब हम पहले नेशनल असेंबली को, पार्लियामेंट के, अब हम पहले नेशनल असेंबली को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम सेनेट को डिस्कस करेंगे। अब जो जनरल सीट्स और वुमेन की सीट को मिलाकर टोटल जो है वो 326 सीट्स हैं। ठीक है, 326। और इसमें 10 ऐड करते हैं माइनॉरिटीज की। ठीक है, माइनॉरिटीज की कितनी सीट्स हैं? माइनॉरिटीज की इसके अंदर सीट्स हैं 10। तो 326 और प्लस 10 माइनॉरिटीज की सीट्स, ये हो जाती हैं टोटल हमारे पास 336। तो 336 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की। अब अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट। अब मतलब एक पर्सन जो है वो वोट दे रहा है, तो वो ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 ईयर्स से जो लेस है वो फिर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, इसका नेम जो है वो इलेक्टोरल रोल में हो। ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी द अनसाउंड माइंड, मतलब उसको किसी भी कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया हुआ हो। अब उसके बाद है द सीट्स इन द नेशनल असेंबली रेफर टू इन द क्लॉज 1 सेपरेट सीट पेंशन शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। अब ये किस तरह है? जैसे ये देखिए, बलूचिस्तान की जो जनरल सीटें हैं 16 हैं, 4 वुमेन की हैं और टोटल ये बन जाती हैं 20। इस तरह केपीके की जनरल सीट्स 45 हैं, वुमेन की 10 हैं और ये टोटल 55 सीट्स जो है वो केपीके की हैं। पंजाब की 141 जनरल सीट्स हैं, 32 वुमेन की हैं और इसमें 173 टोटल सीट्स बनती हैं पंजाब की। सिंध की जनरल सीट्स 61, वुमेन की 14 और ये टोटल बन जाती हैं 75। और फेडरल कैपिटल जो है उसकी 3 सीट्स हैं। मतलब ये टोटल आम देखा जाए तो जो जनरल सीट्स हैं वो हमारी 266 हैं। वुमेन के लिए टोटल सीट्स कितनी हैं? 60 हैं। और टोटल कितनी है? 326। ठीक है, ये और इसमें हम 10 माइनॉरिटीज की डाल दें तो ये बच जाती हैं 336 टोटल सीट्स बच जाती हैं। ठीक है, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ द सीट्स रेफर टू इन क्लॉज 3, मतलब जो इसमें इन्होंने बताया हुआ है 326 जो हमारी सीट्स हैं। देयर शैल बी नेशनल असेंबली 10 सीट्स किसके लिए रिजर्व होती हैं? नॉन मुस्लिम्स के लिए, मतलब माइनॉरिटीज के लिए 10 सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। उसके बाद 5 पे है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप रहने दें, इसको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 52 जो है
वो डील करता है द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन कितना होता है। द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ठीक है, 5 years जो है वो इसका ड्यूरेशन होता है नेशनल असेंबली का। आर्टिकल नंबर 53 डील करता है द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। अब ये क्या होगा, ये जो स्पीकर होंगे और डिप्टी स्पीकर होंगे नेशनल असेंबली के, इनको जो चूज किया जाएगा वो जब इन नेशनल असेंबली बन जाती है तो उसकी फर्स्ट मीटिंग में ही हम नेशनल असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो चूज कर लेंगे। आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असेंबली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, मतलब और भी किसी भी काम से पहले इलेक्ट फ्रॉम अमंगस्ट इस मेंबर्स, मतलब हम क्या इलेक्ट करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड, अब ये किसके सामने अपना हल्फ लेगा, मतलब जो डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर है वो किसके सामने अपना हल्फ लेंगे, बिफोर द नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली के सामने ये हल्फ लेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अच्छा, फिर थर्ड क्या है, व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वैकेंट, मतलब कि अब स्पीकर की सीट खाली है किसी भी वजह से, कि अगर स्पीकर जो है वो एब्सेंट है या किसी भी वजह से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन में जो डिप्टी स्पीकर है ना वो एक्ट करेगा एज अ स्पीकर के तौर पे। लेकिन अगर जो डिप्टी स्पीकर है वो भी एब्सेंट है और अनेबल टू एक्ट एज अ स्पीकर कोई भी किसी भी काज की वजह से, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ असेंबली के अकॉर्डिंग फिर कोई और मेंबर जो है वो एज अ मतलब इसके तौर पर एक्ट करेगा। The speaker or the deputy speaker shall not preside at a meeting of the assembly when a resolution for his removal from the office is being considered। मतलब कि अगर तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो रिमूवल की रेजोल्यूशन अगर पास हो चुकी है, ठीक है, तो फिर वो असेंबली को प्रिजाइड नहीं कर सकते। और जो स्पीकर है वो अपना इस्तीफा जो है वो किसको देता है, स्पीकर अपना इस्तीफा देगा टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, द स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, फिर ये प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देगा। और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, ये अपना देगा स्पीकर को। ठीक है, डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा देगा स्पीकर को, और जो स्पीकर है वो अपना इस्तीफा देगा प्रेसिडेंट को। द ऑफिस ऑफ द स्पीकर डिप्टी स्पीकर शैल बिकेम वैकेंट, मतलब किस तरह वैकेंट हो सकते हैं कि इफ ही रिजाइन हिज ऑफिस, अगर वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर दें, ही ceases टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। ठीक है, इसके बाद व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व, मतलब अगर नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, द स्पीकर शैल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस टिल द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द ऑफिस, मतलब कि अगर नेशनल असेंबली खत्म हो जाती है तो स्पीकर अपना काम जारी रखता है, और जब नई असेंबली आती है तो वो फिर अपना नया स्पीकर चूज करती है। फिर आर्टिकल नंबर 54 है समनिंग एंड प्रोपेगेशन ऑफ मजलिस शोरा पार्लियामेंट। कौन समन करेगा, तो जो सदर है, ठीक है, सदर प्रेसिडेंट जो है ये समन कर सकते हैं मजलिस शोरा को, ये मतलब वो सिटिंग करवा सकता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट may from time to time summon either houses or both houses in joint sitting to meet at set time and place। ठीक है, इसको जो है वो प्रेसिडेंट किसी भी टाइम सिटिंग करवा सकता है। इसके बाद इसका क्लॉज नंबर 2 है कि देर शैल बी एटलीस्ट 3 सेशंस ऑफ द नेशनल असेंबली एवरी ईयर, मतलब हर साल जो है वो नेशनल असेंबली के कम से कम 3 सेशंस होंगे। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 120 years, सॉरी 20 days शैल इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग, मतलब इसका मतलब ये है
कि हर साल नेशनल असेंबली के कम से कम 3 सेशन होंगे। ठीक है। अब इन सेशंस में जो है ना वो 120 दिन से ज्यादा गैप ना हो। ठीक है। मतलब जाहिर है कि सेशन जो है वो मुलतवी भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो 130 वर्किंग डेज से ज्यादा ना हो। ठीक है। 130 वर्किंग डेज से ज्यादा गैप ना हो। वैसे तो इनके अंदर 120 डेज नहीं मतलब से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी वजह से सेशन मुलतवी भी हो जाते हैं तो फिर 130 वर्किंग डेज से ज्यादा ना हो। तो छोड़ते हैं। आर्टिकल नंबर 55 है वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम। Subject to the Constitution, all decisions of the National Assembly shall be taken by the majority of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except मतलब कि जितने भी डिसीजंस होंगे वो जितनी मेजोरिटी प्रेजेंट होगी मेंबर्स की उसको देख के लिए जाएंगे। ठीक है। मतलब 2/3 उनका देखा जाएगा। लेकिन जो पर्सन प्रिजाइड कर रहा होगा उसको उसका वोट अंदर एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब नेशनल असेंबली को जो प्रिजाइड कर रहा होता है ना वो वोट नहीं कास्ट कर सकता मतलब वो वोट नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसा इन केस ऐसा होता है कि अगर दोनों तरफ से ठीक है दोनों तरफ से अगर वोटिंग बराबर है तो फिर वो वोट कर सकता है। आर्टिकल नंबर 56 है एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। The president may address either house or both house assembled together and for that purpose require the attendance of the members। ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो उसको एड्रेस कर सकता है आइदर हाउस या बोथ हाउसेस को। बस ये आप लोग फिर इसमें ये सारा यही बताया गया है कि अगर मतलब वो इजलास बुला रहा है प्रेसिडेंट कोई एड्रेस कर रहा है तो वो फिर जरूर बताएगा कि उसने ये इजलास जो है वो क्यों बुलाया। आर्टिकल नंबर 57 है राइट टू स्पीक इन मजलिस शोरा। ठीक है। अब किसे राइट है बोलने का मजलिस पार्लियामेंट में? द पीएम। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, अ फेडरल मिनिस्टर एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है। एंड अटॉर्नी जनरल। प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल जो है इन्हें राइट है टू स्पीक मतलब एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और ज्वाइंट सिटिंग but shall not by the virtue of this article to be entitled to vote। इसका क्या मतलब है कि पीएम, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल इन्हें बोलने का हक तो है राइट टू स्पीक है लेकिन इन्हें वोट का हक हासिल नहीं है। फिर आर्टिकल नंबर 58 है डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द पीएम। ठीक है। मतलब जिस तरह अगर पीएम एडवाइस करेंगे तो सदर जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देगा। एंड द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व स्टैंड डिसॉल्व एट एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज सो एडवाइज्ड। मतलब जब पीएम एडवाइस करता है तो इसके 48 घंटों के अंदर वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी। अगर प्रेसिडेंट नहीं करता तो वो खुद ब खुद ही 48 घंटों के अंदर डिसॉल्व हो जाए। क्या ये सारा आर्टिकल नंबर 58 तक ये डील करता है नेशनल असेंबली के साथ। इसके बाद आर्टिकल नंबर 59 है। आर्टिकल नंबर 59 डील करता है सेनेट के साथ। अब सेनेट जो है सेनेट कंसिस्ट ऑफ 96 मेंबर्स। ठीक है। कितने मेंबर्स हैं सेनेट के अंदर? 96 मेंबर्स है। 96।
14 जो होंगे इसमें से, ठीक है, 14 शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। 14 मेंबर्स लिए जाएंगे हर प्रोविंशियल असेंबली से। टू ऑन जनरल सीट्स एंड वन वुमेन एंड वन टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट, ठीक है, ये वो होते हैं, टेक्नोक्रेट वो होते हैं जो अपनी फील्ड में माहिर हो या किसी चीज के स्पेशलिस्ट हो। मतलब इसके अंदर आलिम वगैरह भी आ जाते हैं। उसके अलावा फोर वुमेन शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, चार वुमेन्स इलेक्ट होंगी इसमें से बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। फोर टेक्नोरेट्स, ठीक है, हर प्रोविंशियल असेंबली से। और फोर नॉन मुस्लिम्स, वन फ्रॉम ईच प्रोविंस, ठीक है, हर प्रोविंस से एक नॉन मुस्लिम शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली। इसके अलावा द सेनेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जो सेनेट है ये डिसॉल्व नहीं होता, बट द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स हु शैल रिटायर एज फॉलोज शैल बी 6 years। ठीक है, इसकी टर्म कितनी होती है सेनेट की? 6 years होती है। अच्छा, अब इसमें ना 50% इलेक्शन होते हैं हर 3 साल बाद, ठीक है, 50% इलेक्शन होते हैं। मेंबर्स रेफर्ड ऑफ अ क्लॉज वन, seven shall retire after the expiration of first 3 years and seven shall retire after the expiration of next 3 years। मतलब 50% इलेक्शन होंगे हर 3 साल बाद, मतलब 50% मेंबर्स जो हैं वो उसके चेंज हो जाएंगे। बस ये उसी की है, बस आप इतना देखिए 6 year टर्म्स है और 50% इलेक्शन होते हैं इसके हर 3 साल बाद। उसके बाद आर्टिकल नंबर 60 है। आर्टिकल नंबर 60 डील करता है चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। जैसे हमने वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का पढ़ा था ना, ऐसे ही आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कंस्टिट्यूटेड इट शैल एट इट फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही हम इसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है ये चूज कर लेंगे। और द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन शैल बी 3 years। मतलब इनकी जो टर्म होगी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की होगी वो कितनी होगी? 3 years की टर्म होगी। हर 3 साल बाद ये चेंज होंगे। आर्टिकल नंबर 61 है अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेनेट। अच्छा, इसमें क्या है अदर प्रोविजंस में? मतलब जो मिनिमम बिजनेस डेज होंगे ना वो कितने होंगे? 110 पर सब्स्टिट्यूटेड। फिर आर्टिकल नंबर 62 है क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द मजलिस शोरा पार्लियामेंट। मतलब इसके हम क्वालिफिकेशन या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड और चूजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शोरा अनलेस, मतलब एक तो वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, ठीक है, ही इज इन द केस ऑफ नेशनल असेंबली नॉट लेस देन 25 years of age and is enrolled as a voter in any electoral roll। मतलब नेशनल असेंबली के लिए उसकी जो टोटल एज है वो कितनी होनी चाहिए? नॉट लेस देन 25 years। मतलब मिनिमम एज जो है नेशनल असेंबली के लिए वो 25 years होनी चाहिए। और सेनेट के लिए जो है वो एज होनी चाहिए नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज। ठीक है, मिनिमम जो एज है सेनेट के मेंबर होने के लिए 30 years ऑफ एज चाहिए और नेशनल असेंबली के मेंबर्स के लिए 25 years चाहिए। बाकी ये इज ऑफ गुड करेक्टर होना चाहिए, ठीक है, वो हो जो वायलेट ना करो कर सकता हो वो इस्लामिक इंजेक्शंस को, इस्लामिक टीचिंग्स का उसे नॉलेज हो, ये वो ये सारा, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आर्टिकल नंबर 63 जो है ये डील करता है डिसक्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ मजलिस शोरा पार्लियामेंट। A person shall be disqualified from being elected or chosen
फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ मजलिस शोरा, मतलब किस तरह डिस्क्वालीफाई होगा? अगर तो वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, एंड हैज बीन सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, या उसको किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और या फिर ही सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा ये सारी कंडीशन है, ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये वो ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस देख लीजिएगा, एक दफा पढ़ लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद है कि अगर जो स्पीकर इलेक्शन कमीशन को, मतलब इसकी कोई भेजता है 30 दिन के अंदर, वरना खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर फैसला करते हैं। आर्टिकल नंबर 63 ए डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन।